देखिए वो जो नरभक्षी को मारने का ये परमिट जो ये देते हैं शिकार का, वो 1 महीने का होता है। तो 1 महीने के अंदर अगर आपने मार लिया तो ठीक है, वरना वो परमिट खत्म हो जाता है। ब्राउन गुलदार क्या है कि ये 2012 की बात है। उससे पहले हमारे जो यहाँ के सारे न्यूज़पेपर वाले थे, तो ये लोग उसको बाघ सब जगह लिखते थे। अच्छा। तो लोगों को बड़ी आपत्ति होती थी कि साहब ये बाघ तो हमारा नेशनल वो जो है, हाँ। एक राष्ट्रीय पशु है और ये साले बाघ मारे जा रहे। तो उनको बड़ा अजीब लगता था, क्योंकि ये हमारी तो खबरें वो टाइगर से रिलेट करते हैं। ये अल्मोड़ा की बात है। तो मुझे शायद 26 दिन हो गए थे, मैं नहीं मार पाया। मतलब वो जिसकी मुझे तलाश थी वो नहीं मुझे मिल रहा था, दूसरे तो देख रहे थे। तो एक आदमी जो है वो स्कूटर में गांव में पहुंचा और उसने लाला जो था गांव की दुकान पर, तो उस लाला की ओर देखा। उसको मालूम था मैं खड़ा हूँ वहाँ से मुश्किल से 20 मीटर दूर कुछ लोगों के साथ में। तो उसने माँ बहन की गाली दी। उसने कहा वो कहाँ है वो शिकारी। उसको मालूम था कि मैं वहाँ खड़ा हूँ। तो वो जो है उसने वहाँ गाली वाली दी। फिर वो मेरी तरफ आया बड़ी तेजी से। उसने शराब भी पी रखी थी। एक आदमी था वो लंबा चौड़ा सा, वो मेरी तरफ आया। तो जब वो मेरी तरफ आया तो मैंने, क्योंकि मैं उसे जानता था, रोज देखता था, मैंने उसको नमस्कार कर दिया। तो जब मैंने उसे नमस्कार किया तो वो थोड़ा सा सक पका गया। सम्मान पाके उसने कहा तो फेसबुक पे आप इसलिए नहीं हो क्योंकि कई जो वहाँ पे लोग हैं जो वन्य जीव प्रेमी हैं या एक्टिविस्ट हैं, वो कई किस्म की बातें आपके पेशे को लेकर कहते हैं जब आप मैनीटर लेपर्ड को मारने निकलते हैं। इस बात पे तो एक बार मेरा झड़प भी हुआ है। मेरे 2 दोस्त ही रूठ के चले गए सिर्फ इस बात पे। बहस इस बात पे हुई कि तुम लोग उत्तराखंड में गुलदारों को मारते क्यों हो, तेंदुओं को मार क्यों डालते हो, तुम उन्हें केज क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा कि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ ये अलाउ नहीं करती कि अगर अभी हम 7000 फीट के अराउंड अभी हम बैठे हुए हैं, यहाँ लेपर्ड है और वो जो केज होता है उसका वो 1.5 कुंटल का है। ये बातें मैंने आप ही से पिछले 10 सालों में जो मैं आपसे लगातार मिल रहा हूँ, उसी दौरान मैंने भी ये बातें जानी। तो मैंने ये तर्क रखा। उनका कहना था कि ये बेबुनियाद तर्क है, अगर पकड़ने पे आए आदमी तो पकड़ा जा सकता है लेपर्ड। आप कैसे देखते हैं जब वन्य जीव प्रेमी या एक्टिविस्ट आप लोगों पे वन्य जीवों के प्रति हिंसक होने का आरोप लगाते हैं, सीधे तौर पे मैं कहूँ तो? अच्छा, तो मैं देखिए ऐसा है कि 2 चीज़ें हैं कि आप उनको जिंदा 2 तरीके से पकड़ सकते हैं। एक तो ये है कि आप उनको पिंजरे में, तो पिंजरा आप एक ये समझ लीजिए जैसे कि चूहेदानी होता है। चूहेदानी में आप चूहे को ललचाने के लिए कुछ चीज़ लगाते हैं, रोटी का टुकड़ा वगैरह वगैरह। तो उसी तरीके से पिंजरे जो होते हैं वो जगह जगह पे लगाए जाते हैं जहाँ पे ये लगता है कि साहब यहाँ से ये नरभक्षी गुजर सकता है। और उन पिंजरों में जो है कुछ जानवरों को डाला जाता है, बकरी खासकर, ताकि वो बकरी उसमें रहे और उसके लालच में वो उसके पिंजरे के अंदर घुसे और वो वहाँ जाके ट्रैप हो जाए। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि देखिए ये जो गुलदार हैं, सारे गुलदार या एक नरभक्षी भी जो बन जाता है तो ये 3 किस्म की सोच होती है पिंजरे को देख के। तो वो एक पिंजरे को देख के 3 किस्म का वो व्यवहार करते हैं। तो उसमें से तो एक व्यवहार ऐसा है कि एक नरभक्षी है, उसने जैसे ही पिंजरा देखा और जैसे ही उसके अंदर उसने शिकार देखा, वो उसके अंदर घुस जाता है और उसके अंदर वो ट्रैप हो जाता है, नंबर 1। दूसरा गुलदार इस तरीके से सोचता है कि वो जो है तेंदुआ, वो कई बार वो पिंजरे के पास आएगा, देखेगा, शक होगा, उसको थोड़ा सा डाउट होगा, वो वहाँ से चले जाएगा। फिर 2-3 दिन के बाद आएगा, फिर वो उसके बाद वहाँ से चले जाएगा और किसी दिन फिर वो लालच में उसके अंदर घुस जाएगा। तो ये तो है दूसरे किस्म का। और तीसरे किस्म वाला ऐसा है कि आप उसके अंदर चाहे कुछ भी रख लो, और इंसानी भाषा में मैं अगर कहूँ तो आप उसमें सोना चांदी भी रख दो, वो कभी उस पिंजरे में नहीं घुसेगा। तो पिंजरे के अंदर जाना ये सारा एक गुलदार की
मर्जी पे डिपेंड करता है और वो किस किस्म से सोचता है। और दूसरा ये है कि आप उसको ट्रैंक्विलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, लोगों का सोचना है। और ये वन विभाग वाले ये सारे काम करने के बाद जब वो पिंजरे में जब वो नरभक्षी नहीं जाता, कुछ तो नरभक्षी चले जाते हैं जैसे मैंने बताया, लेकिन जो एक ऐसे किस्म का है जो कि बिल्कुल नहीं जाता, उसे पहले ही शक हो जाता है, अब फिर वो उसको डांट मार के बेहोश करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन होता क्या है कि देखिए, अगर वो गुलदार का मूवमेंट माना ऊपर है, वो उसको यहाँ पे पहुँचे हैं इतने ऊपर से, देखिए हम लोग आप और हम कम से कम मुझे लगता है 2.5 किलोमीटर पैदल खड़ी चढ़ाई पे चल के आए, माना उन्होंने यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने उस गुलदार को कर दिया। उसका दवाई का असर जो है डांट मारने के बाद कुछ समय तक रहता है, 10 मिनट या 15 मिनट या इससे कम। इस बीच में वो सारे पिंजरे उठा के वहाँ लाना, वो सारी चीज़ें तो पहाड़ में संभव हर जगह नहीं होता। हाँ, सड़क के किनारे जहाँ पर होता है तो वहाँ कोशिश की जाती है, और पिछले कुछ समय में 1-2 जगह उन्होंने किया है। तो शिकारी को तो देखिए तब बुलाया जाता है कि जब ये दोनों चीज़ें आजमाने के बाद वो हार जाते हैं। अच्छा, दूसरा रहा पशु प्रेम की बात आपने करी, तो देखिए ऐसा है कि हम इतने सालों से, मेरा जीवन जो है जंगल में गुजर गया, करीब 14 साल आप लगा दीजिए पूरा। और मैंने इस बीच पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक सारे गांवों में काम किया। तो हम इतना ज़्यादा उन गुलदारों के साथ रहते हैं कि मुझे अगर कोई ये कहे कि हमें उनसे ज़्यादा प्रेम है, तो मेरे ये समझ में नहीं आता कि उन्हें हमसे ज़्यादा कैसे प्रेम हो सकता है। हम तो उनके साथ रह रहे हैं, हम एक एक हरकत को देख रहे हैं, उनका उठना बैठना चलना। और जब हम एक जगह पे जाता है एक शिकारी, तो उसको एक ही गुलदार नज़र नहीं आता, उसे कई गुलदार नज़र आते हैं, जिनमें से उसको एक को छांट के मारना पड़ता है, अपराधी को। तो हम उनको इतनी करीब से देखते हैं, उनकी इतनी अदाओं को देखते हैं। और आप ये देखिए कि एक जंगली जानवर या चिड़िया या आपका जो गुलदार है, उनको देखने का आनंद तब है जब उनको ये ना पता हो कि उनको कोई देख रहा है, तो फिर आप उनकी अदाएं देखिए, जब वो अपनी नैसर्गिक हाँ स्वतंत्रता को महसूस करते हुए जंगल में टहल रहे हो। और मैं आपको बताऊं कि कई बार ऐसा होता है कि मुझे मालूम है ये नरभक्षी आ रहा है, इससे मैं मारने जा रहा हूँ, लेकिन उसकी सुंदरता तो जो को देख के मैं थोड़ी देर के लिए कई बार एक सम्मोहन सा भी मुझे हो जाता है। लेकिन फिर मैं अपने आप को कि नहीं, मुझे ये करना है, मारना है। क्यों? क्योंकि अगर वो एक अपराधी है, अगर हम उसको नहीं मारेंगे तो जो लोकल सारे लोग हैं वो सारे गुलदारों के दुश्मन हो जाएंगे। और देखिए, कोई भी कंजर्वेशन जो है वो बिना लोकल सपोर्ट के संभव नहीं है। और गुलदारों को मारना बड़ा आसान है, आए दिन वो जानवरों को मारते रहते हैं, लोगों के पालतू। उसमें अगर वो जहर डालते तो मालूम चला कि नरभक्षी तो कोई और, उसके वजह से 10-15 या 8-7 जो हैं नरभक्षी वो सीधे साधे गुलदार मारे गए। और गुलदारों के अलावा उस हैबिटेट में जो और भी जानवर होंगे, हाँ, उन पे भी संकट आ सकता है। संकट, उसको सियार खाते हैं, उसको चिड़ियाँ खाती हैं, चिड़ियाँ उस जानवर को खा के मर सकती। तो शिकारी तो एक सर्जन की तरह काम करता है। शिकारी जाता है उन सारे को बचा के, जो एक इनोसेंट हैं उनको बचाने के बाद एक अपराधी को वहाँ से जो है मार के सारे लोगों को वहाँ की राहत दिलाता है। और जो बाकी आपके जो गुलदार हैं जो कि इनोसेंट हैं, जो बेकसूर हैं, जो तो वो उनको बचाता है। तो एक शिकारी तो एक किस्म से संतुलन है। हाँ, संतुलन नहीं है। देखिए, अपराधी को तो मारना पड़ता है। अगर आपके बड़े शहर में कोई टेररिस्ट घुस के गोलियां चलाने लगे तो आप ये तो नहीं करेंगे ना, उसको क्या आपका तरीका है? आखिर में जब वो पकड़ में नहीं आएगा, आपको मारना पड़ेगा। क्योंकि जो भी ये कानून में ने भी इसका हक दिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, कि जो भी चीज़ समाज के लिए खतरनाक होती है उसको वहाँ से हटा दिया जाता है, तो चाहे इंसानी क्यों ना हो, उसको भी फांसी दी जाती। तो एक बिगड़े हुए जानवर को वहाँ से हटा देना वो इंसानों के लिए भी अच्छा और बाकी जानवरों के लिए भी अच्छा, क्योंकि उससे संघर्ष कम होता है। क्योंकि देखिए, हमारे पहाड़ों में पीढ़ियों से लोग इन गुलदारों के साथ रहते चले आए। कभी वो उनकी बकरियां ले जाता है, कभी अन्य जानवरों को मार देता है, लेकिन फिर भी वो बेचारे किसी तरह उतना बुरा नहीं मानते हैं, किसी तरह वो उस चीज़ को सह लेते हैं। लेकिन किसी के प्रियजन को जब वो घर से उठा के ले जाता है और फिर उसकी आदत हो जाती है, वो और किसी के बच्चों को उठा के ले जाता है, तो वो सहना शायद किसी के बस में नहीं है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए पकड़ना पड़ता है। तो वो पकड़ में नहीं आया तो फिर
क्या कर सकता है आदमी, आखिरी चारा यही है कि मारा जाए। फिर मारने के लिए आपको एक एक्सपर्ट शिकारी की ज़रूरत होती है। शिकारी भी ऐसा हो जो कि उसको पहचान के मारे, ऐसा नहीं कि उसने जो देखा उसको मार दे। क्योंकि उसे तो अपने मतलब जब वो सर्च में निकलेगा मैनीटर के तो उसे कई सारे लेपर्ड हाँ उस जोन में दिख सकते। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि आजकल हालात ये हैं हमारे उत्तराखंड में, इतने ज़्यादा गुलदार हैं कि आपको 5 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो हमारी बस्तियां हैं 1 से लेके 6 गुलदार नजर आएंगे। अब आप ये बताइए आप मारेंगे कैसे? ये एक्सेस है। एक्सेस आप ये देखिए कि संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसमें तो उनका भी आपसी संघर्ष बढ़ गया होगा। ज़बरदस्त, उनमें आपस में भी बहुत संघर्ष है। और मैं आपको बताऊं कि कई शहरों में मैं गया, बागेश्वर के पास गया, पिथौरागढ़ के पास गया, अल्मोड़ा के पास गया, कहीं भी गया, हमारी जितनी बस्तियाँ हैं, तो मैंने जो वहाँ के जंगलात वाले थे उनसे पूछा, मैंने कहा कि ये गुलदार जिंदा कैसे हैं, आपके जानवर ही नहीं। हाँ। मुझे याद है हम लोग जब गाड़ी से यहाँ से कंडोलिया से खिरसू की तरफ जाते थे तो कई बार हमें काकड़ रास्ते में क्रॉस, क्योंकि कंडोलिया से अगर रास्ते से अगर आप खिरसू की तरफ जाए तो काफ़ी हिस्से में जंगल पड़ता है। 80% हिस्सा जंगल ही है। हाँ 80%। तो मुझे ऐसा ख्याल याद है अच्छी तरीके से, तो कई बार हमें काकड़ इधर भागते हुए या उधर भागते हुए दिखते थे। लेकिन क्या है, आजकल इतने गुलदारों की संख्या बढ़ गई कि उन्होंने सारे जंगल खाली कर दिए। अब उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि प्रकृति ने उन्हें मांसाहारी बनाया, तो मांसाहारी बनाया तो वो मतलब दुश्मनी में तो नहीं मारते हैं किसी के लिए, वो अपना पेट भरने के लिए मारते हैं। तो वो शाम को क्या करते हैं, बस्तियों की तरफ आ जाते हैं, फिर चाहे वो गांव हो, चाहे वो आपके शहर हों, कस्बे हों। तो बेतहाशा इस समय गुलदार जो हैं वो हमारे पूरे उत्तराखंड में फैले हैं। आप कह रहे हो कि गुलदारों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि उनमें आपसी संघर्ष भी बढ़ने लगा है। इसको लेके सरकार के कोई प्लान आपको नज़र आते हैं? आप इसी फील्ड में काम कर रहे हैं क्लोजली, आप वन विभाग के साथ भी लगातार, आपका महकमा ही वन विभाग होता है जब आप काम करने निकलते हैं बाहर, उनके पास कुछ योजनाएं हैं? देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो जो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी संख्या कितनी है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अभी तक कुछ संख्या ही नहीं पता है कि आपके पास गुलदार कितने हैं। और आपको अगर गुलदारों की संख्या पता चले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई उनको खिलाने के लिए हमारे पास है। तो जो हम इसकी बात करते हैं कंजर्वेशन की, तो ये अधूरी इसलिए है कि आपने भोजन की भी तो व्यवस्था करनी है उनकी, क्या खाएंगे, तो एक बैलेंस आपको बना के रखना पड़ेगा ना। अब आप ये देखिए कि पुराने जो हमारे परिवार होते थे, हमारे माता पिता के 7-8 या दादा परदादा के 7-8 बच्चे होते थे। आज आपके कितने बच्चे हैं, या आपके पड़ोसी के जो आपके उम्र के हैं या और थोड़े बड़े हैं, कितने बच्चे, उनके 1 या 2 बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना ही मैनेज कर पाते हैं। वो भी 7 बच्चे कर सकते हैं या उससे ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये तो बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा ना कि आपने कितनों को बचाना, और कितनों को बचाने के लिए आपके पास संसाधन है। अगर आप 2 कमरे, जिस एक कमरे में अगर 2 आदमी के रहने की जगह है, उस कमरे में अगर आप 12 लोगों को ठूंस देंगे तो उसके किस तरीके से रहेंगे आप ये बताइए। तो हकीकत यही है। तो गुलदार टहलने के लिए अब शहरों की तरफ, बस्तियों की तरफ रोज निकल जा रहे हैं। हाँ वो निकलते हैं। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग और चीज़ बताऊं कि भोजन तो करते ही हैं, भोजन तो मिलता ही है उन्हें बस्ती में, कि उन्होंने इतने ज़्यादा हैं कि उन्होंने जंगल खाली कर दिए हैं आसपास के। और आपसी भी संघर्ष, अगर कुछ हैं भी जानवर तो जो तगड़ा वाला है वो उसे वहाँ से खदेड़ देता है। दूसरा उनका मनोरंजन होता है शहरों में आके। हाँ तो ये क्या करते हैं कि ये जैसे आप और हम एक टॉप की जगह पे बैठे हैं, हमें नीचे यहाँ से सड़क दिख रही है, तो ये आके वहाँ पे बैठ जाते हैं जब इनका पेट भरा हो, और ये आती जाती हुई गाड़ियों को देखते हैं बस्ती की। और ये साथ में क्या करते हैं, ये आपके जो शोर शराबा हो रहा है, जैसे आपके नीचे लाउड स्पीकर में कुछ गाने बजे, ये उन धुनों को सुनते रहते हैं। फिर उसके बाद इस शादी ब्याह में जो लोग नाचते हैं ये उनको देखते हैं। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो ये वाइल्ड लाइफ का बिहेवियर चेंज हुआ है? बिहेवियर चेंज हुआ है भाई, देखो वो भी इस धरती के प्राणी, इंसान का भी बहुत ज़्यादा बिहेवियर चेंज हो गया और कुछ ना कुछ अपने में परिवर्तन लाता जा रहा है। क्या उनके बिहेवियर में, पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं? तो वो भी जो मानव विकास उनके आसपास हो रहा है उसके गवाह वाइल्ड लाइफ भी साथ साथ बन रही है। हाँ वो भी देखिए, वो भी इस धरती के प्राणी हैं, तो वो भी अपने आप में अपने आसपास के माहौल के हिसाब से परिवर्तन लाते हैं और उसी हिसाब से वो अपना व्यवहार भी बदलते हैं। आप मुझे कोई किस्सा बता रहे थे, शाम हो रही है, हम धीरे धीरे जंगल से नीचे उतर रहे हैं
और हम लोग लेपर्ड के या बाकी भी जो वाइल्ड लाइफ है उसके बिहेवियर चेंज के पैटर्न पे जो देखने को मिल रहा है लगातार, उस पर बात कर रहे थे। हाँ, तो इनका जो व्यवहार है वो इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है और आता जा रहा है। वो भी अपने आप को इस दुनिया में किसी तरह से अपनी जगह तलाश रहे हैं। तो शहरों में तो आते ही हैं भोजन और बस्तियों में भोजन की तलाश में, लेकिन मैंने क्या देखा, उनको क्या पाया है कि वो मनोरंजन के लिए भी शहर में आ रहे हैं। तो मनोरंजन ऐसा कि जो हमारी सड़कों में दौड़ती हुई जो गाड़ियां हैं, रात को जब उनकी लाइट पड़ती हैं तो मैंने देखा कई गुलदार ऊंची जगह पे चट्टान पे बैठ के उनकी गर्दन ऐसे ऐसे होती रहती है। कभी वो इधर देखते हैं, कभी उधर लाइट की तरफ चली जाती है और घंटों बैठे रहते हैं। इसके अलावा क्या है कि मैं एक नरभक्षी के पीछे था और मुझे मालूम था वो एक नर गुलदार है। तो मैं और मेरा साथी था, तो हम लोग एक जगह पे पहुंचे रात के समय में पैदल चलते चलते, और मेरा जो साथी था अजहर, उसके पास एक बड़ी सी टॉर्च थी। तो हम लोग चारों तरफ से टॉर्च सर्च लाइट लगा के गुलदार की तलाश कर रहे थे, नर गुलदार की, जो नरभक्षी था। इतने में हमने देखा कि एक नीचे घर में जो है वो शादी बारात हो रही है और वहाँ पे खूब सारे लोग जो हैं कभी आ रहे हैं, खेतों से जा रहे हैं और नाच गाना हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। तो जब हमारी टॉर्च वहाँ पड़ी तो उस घर से ठीक 50 मीटर की दूरी के ऊपर पे एक गुलदार वहाँ पे बैठा था। तो जब टॉर्च मारा तो टॉर्च मारने के बाद जो है हमने देखा कि नीचे तो लोग जो है घर में अपने बैठे हुए हैं और कोई खेतों से आ रहे हैं, जा रहे हैं और नाच गाना हो रहा है, वहाँ खूब बाजे बज रहे हैं। और वो गुलदार 50 मीटर ऊपर बैठा हुआ एक ऊंचाई पे, वो सारा नज़ारा देख रहा है। तो टॉर्च पड़ी तो मैंने देखा वो हमसे करीब 60-70 मीटर की दूरी पे। थोड़ा सा हम और नज़दीक गए, फिर हमने कहा ये तो वो नहीं है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, वो एक मादा गुलदार थी। तो हमने देखा कि वो बैठी हुई है और वो नीचे लोगों को देख रही है। उसके बाद खैर हम चले गए अपनी सर्च पे, फिर करते रहे। तो वापस आए होंगे, हम जगह से गुजरे होंगे करीब 1 घंटे के बाद, हमने देखा वो वहीं बैठी। तो उसने किसी लोगों पे अटैक नहीं करा, कोई हमला नहीं किया, वो डांस का लुत्फ लेती रही, वो मज़े से उसको देख के नीचे उसका नज़ारा देख रहे। और फिर हम जब दूसरे दिन आए, वहाँ फिर नाच गाना जारी था। जब हमने नीचे से पैदल चलते हुए आए तो हमें आवाज़ नाच गाने की सुनाई, तो हमने टॉर्च वहीं पे मारी उसी जगह पे, तो देखा वो फिर वहीं पे बैठी है। तो उसका पूरा मनोरंजन हो रहा था। इसी के साथ में ये बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन एक और मैं इसके साथ आपको किस्सा बता दूं कि वो मनोरंजन के लिए भी शहर में आते हैं। आपका एक कंडोलिया है, तो वहाँ हमारे कुछ मित्र लोग गाड़ी में बैठे थे, नीचे शादी हो रही थी, तो वो आए, उन्होंने गाड़ी रोकी, उन्होंने कहा गाड़ी पार्क करते हैं और हम नीचे जाते हैं। तब तक उन्होंने देखा है गुलदार चलता हुआ सड़क पे आ गया, और गुलदार जो है नीचे जहाँ घर में जहाँ शादी हो रही थी वहाँ से कुछ लोग नाच रहे थे, गाने की आवाज़ें आ रही थी। तो उसने अपने दोनों पैर जो हैं दीवार पे रख लिए और वो वहाँ पे खड़ा हो गया। ये जो हमारे दोस्त लोग थे भी खामोशी से अपनी कार में बैठे, तो वो गुलदार मुझे लगता है काफ़ी देर तक वहाँ पे रहा। इस बीच कुछ लोग वहाँ से गुजरे भी जिनकी नज़र गुलदार पे नहीं पड़ी, क्योंकि वो एक अंधेरे पे था, और ये लोग खामोशी से उसे देखते रहे। उस गुलदार ने उन लोगों को कुछ नहीं कहा, वो देखता रहा, नाच गाना देखता रहा। उसके थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से चले गए। तो इनके शहर में आने का भोजन की तलाश तो है, लेकिन मनोरंजन भी बहुत बड़ा कारण है। कि देखिए, अगर वो किसी खामोश जंगल में एकाकी जीवन जिएगा तो खाने के अलावा वहाँ कुछ नहीं है, खाने और सोने के अलावा। तो शाम के वक्त भोजन और मनोरंजन के लिए कई बार मैंने देखा उनके पेट भी भरे होते हैं, तभी भी वो बस्तियों के पास आके बैठते हैं। और बस्तियों के पास क्या है कि देखिए, जैसे हमें दूर यहाँ से नज़र आ रहा है, तो उनकी ये जो बस्तियाँ, ये उनकी उम्मीद की दुनिया है। कहीं पे उनके घोड़ा नज़र आ रहा है, कहीं पे उनको जानवर नज़र आ रहे हैं, कहीं गायों की आवाज़ आ रही है, कहीं बकरियों की आवाज़ आ रही है। तो उनका सारा ध्यान जो है वो बस्तियों की तरफ है, क्योंकि जंगल में जो जानवर हैं भी तो वो बहुत चालाक होते हैं। हमारे जो पालतू जानवर हैं बड़े सीधे साधे होते हैं, बहुत आराम से अवेलेबल है उनके कब्जे में। अच्छा, ये गुलदार तो हम यहाँ पे कहते हैं, तेंदुए को हम यहाँ पे गुलदार कहते हैं पहाड़ों पे। मैं अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में घूमा हूँ, अलग अलग नामों से लोग तेंदुए को बुलाते हैं, कहीं बगीरा, कहीं बाघ। गुलदार हमारे यहाँ कहा ही जाता है। ये मतलब बिग कैट्स को लेके भी बहुत कंफ्यूजन है आम लोगों में। हाँ, आम लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और देखिए, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर गुलदार, तो मैं आपको बताऊँ गुलदार क्या है कि ये 2012 की बात है। उससे पहले हमारे जो यहाँ के सारे न्यूज़पेपर वाले थे, तो ये लोग उसको बाघ 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 सब जगह लिखते थे।
अच्छा। तो लोगों को बड़ी आपत्ति होती थी कि साहब ये बाघ तो हमारा नेशनल वो जो है हाँ। एक राष्ट्रीय पशु है हम्म। और ये साले बाघ मारे जा रहे हम्म। हैं। तो उनको बड़ा अजीब लगता था क्योंकि ये हमारी तो खबरें वो सब टाइगर से रिलेट करते वो थे। टाइगर से उसको करते थे तो वो और ज़्यादा नाराज होते थे कि हाँ। यार ये हमारे। तो हम लोगों की एक हम लोग मैंने अल्मोड़ा में कोई नरभक्षी मारा था तो उन लोगों ने कुछ प्रेस वाले थे तो मैंने उनसे गुजारिश करी कि देखिए आप लोग जो हैं एक तो सबसे पहला काम ये करिए हमारा जो भी इंटरव्यू है वो तो हम देंगे, जो भी सवाल है आप पूछ लेंगे, लेकिन आप जो है मेहरबानी से जो ये गुलदार है जिसको हिंदी में गुलदार कहा जाता है और अंग्रेजी में जिसे लेपर्ड कहा जाता है और कई बार तेंदुआ भी उसे कहा जाता है, तो इसको मेहरबानी से बाघ ना लिखें, आप इसको गुलदार लिखा करें। तो पहाड़ों में तो अभी भी आपको गुलदार बहुत कम लोग लिखते हैं, लेकिन हाँ वो आपका प्रिंट मीडिया में या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसमें गुलदार लोग अब कहने लगे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन सा है। तो ये भाषा के तौर पे भी शिकारियों को काम करने की नौबत आन पड़ी कि भैया भाषा पहले सुधार लीजिए, हम बाघ नहीं मार रहे हैं, हम लोग तेंदुओं का शिकार हाँ, करते तो वो भी करना पड़ता है क्योंकि ये जब आप इसमें धीरे धीरे घुसते हैं तो आप किसी चीज़ में जब जाते चले जाते हैं तभी आपको उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ या समझने की कोशिश करते हैं। तो पूरी एक अलग दुनिया खुलती है। हाँ, तो एक नई दुनिया खुलती है जिसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, कुछ जोड़ना पड़ता है। तो वो एक सिलसिला है जो कि चलता रहे। जय भाई, आपने बताया कि लेपर्ड के जो बिहेवियर पैटर्न है उसमें बहुत चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। ये जब आप सर्चिंग पे जाते हैं, मैनीटर, खासकर मैनीटर की सर्चिंग पे जब आप लोग निकलते हैं, कई दिन भी लग जाते होंगे कई दफा, सबसे हाँ। ज्यादा अवधि क्या रही है इस बीच? देखिए वो जो नरभक्षी को मारने का ये परमिट जो ये देते हैं शिकार का, वो 1 महीने का होता है। तो 1 महीने के अंदर अगर आपने मार लिया तो ठीक है, वरना वो परमिट खत्म हो जाता है। फिर दोबारा से वो उसको देखते हैं कि परमिट दिया जाए या ना दिया जाए, कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन अभी तक मेरा कोई भी परमिट जो है रद्द नहीं हुआ, सारे खराब नहीं हुए। और 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैंने आखिरी दिन उनको मारा है, 30 जो आखिरी दिन था। तो 30 दिन तक आप सिर्फ उसे ढूंढते रहे? हाँ, 30 दिन के परमिट में क्या होता है कि आपको आइडेंटिफाई करने में कम से कम जनरली आपको 1-2 हफ्ता लग जाता है कई जगहों पे। तो आप पहले उसको आइडेंटिफाई करोगे, फिर उसको आप ट्रैक करोगे, फिर उसे आप मारने की कोशिश करोगे। तो कई जगह पे ऐसा हुआ कि वो जो है आपका 30 दिन लगे हैं। लेकिन मैं आपको लेटेस्ट अभी 2023 का किस्सा बताऊं तो वो है आपका टिहरी जिले का, टिहरी जिले के लमगांव का। तो लमगांव में क्या हुआ कि वो उस गुलदार ने पहले एक महिला को मारा, हमला करा, वो हॉस्पिटल गई, लेकिन कुछ दिन के बाद वो मर गई। उसके बाद उसने एक बच्ची पे हमला करने की कोशिश करी, उसकी दादी ने बचाया तो उसकी दादी को सारा यहाँ से उसने नोच दिया। फिर उसने एक बच्चे पे हमला किया और उसके बाद उसने एक शाम को एक गांव से आके उसने एक बच्चे को उठा के ले गया। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने ये देखा कि यहाँ तो गुलदारों की संख्या बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ, और वो जो गुलदार हैं, वो जो हमने कैमरा ट्रैप लगाए थे उसमें कई गुलदार आ गए। और वो जिस गांव में आखिरी घटना हुई थी जिसमें कि वो बच्चे को ले गया था, उसके नीचे वो लोग अपने मरे हुए जानवरों को फेंकते थे। तो जब गुलदारों को कहीं कुछ नहीं मिलता था तो वो ये एक ट्राई मारते थे, चलो यार गांव वालों ने कुछ नीचे जानवर फेंके होंगे मरे तो इसी में ट्राई मार ले। तो वहां से कई जानवर गुजरते थे। तो मुझे ये अंदाजा हो गया था कि ये जो मारने वाला है एक बड़ा नर है जिससे कि मुझे तलाश थी। हालांकि एक बड़ा नर वहां पे और भी आ रहा था, लेकिन वो जो दूसरा नर था, जब मैंने उसे कई जगह उसके चलने के निशान देखे तो उसके पैर में कोई तकलीफ नहीं। तो उसका हम इंतजार करते करते हम पहाड़ों में जाके उसका तलाश करा, हर जगह उसकी तलाश करी, नहीं हुआ। तो सारे गांव के लोग भी बड़े बेचारे मायूस थे, प्रेशर में थे, हम लोगों पे भी बहुत प्रेशर था। लेकिन गुलदार को गलत तो हम मार नहीं सकते थे, वो तो आए दिन हमें दिख रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा इत्तेफाक रहा कि वो आखिरी दिन था परमिट का और 7:20 पे उसी गांव
जिसमें उसने आखिरी बच्चे को मारा था, मैंने उसे मार दिया। और बड़े इत्तेफाक की बात है कि 7:20 पे उसने ठीक 1 महीने पहले उस बच्चे को मारा। ये तो उसका कोइंसिडेंस था। हाँ, तो उसका दादा दौड़ता हुआ आया और मेरे से वो लिपट गया। उसने मुझे ये बात बताई कि जैसे ही आपकी गोली चली तो मैंने गोली की आवाज़ सुनी और वो वही वक्त था 7:20 का, जबकि मेरे बच्चे को ले गया। तो इसमें वक्त भी लग जाता है, कभी 1 घंटे में भी मैंने मारा, 1 हफ्ता भी लग जाता है, 15 दिन में लग जाता है। और ये इसको आइडेंटिफाई करना, इसको उसका पीछा करना, उसको मारने की एक प्लानिंग बनाना, ये एक बहुत बड़ा संघर्ष है और रिस्की काम भी है। और क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है, आप सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, तो सफल भी हो जाते हैं। आपने दबाव की बात कही, तो कई दफ़ा तो जैसे किसी गांव में अगर 5 किलिंग हो गई या आसपास के एरिया में 5 किलिंग हो गई, तो वहाँ पे तो प्रेशर पब्लिक का बहुत ज़्यादा होता होगा। अगर आप केज भी करना चाहें या करके ले भी आए, तो एक दफ़ा घटना भी हुई है कि केज करके किसी तरीके से लेपर्ड को लाया गया और पूरे गांव वाले आए और उन्होंने केज के अंदर ही उसे जिंदा जला दिया। हाँ, ऐसी भी घटना भी हो चुकी है। ऐसी घटना हुई है और ऐसी घटनाओं को मुझे लगता है मैंने अपने जितना भी कैरियर रहा है, तो 3 ऐसे गुलदार थे जिनको कि पिंजरों में नरभक्षी जिनको बंद कर दिया गया था, तो गांव वाले अपने पेट्रोल और ये सारी चीज़ें लेके आ गए उसको जलाने के लिए मिट्टी थे। तो मैं सामने खड़ा हो गया, पुलिस भी थी, आपके फॉरेस्ट वाले भी थे, लेकिन गांव वालों का इतना प्रेशर था कि उन लोगों को वहाँ से हटना पड़ा। तो मैं और मेरा साथी वहाँ पे खड़े हो गए और हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप हमारी बात सुन लो एक बार। तो फिर मैंने उनको बताया कि आप इसको अभी तो जला लो, क्योंकि देखिए शोर शराबे में कोई किसी की बात सुनता नहीं है। जब एक वहाँ पे मॉब जमा हो जाता है, क्योंकि उस समय वो औरतें बच्चे रोते हुए आते हैं कि इसने हमारे भाई को मारा है और हम इसको जलाने के लिए जा रहे हैं। तो किसी के हाथ में घास होती है, किसी के हाथ में मिट्टी का तेल होता है। तो मैंने कहा ठीक है आप इसको जला लेना, लेकिन सिर्फ मेरी एक बात सुन लो। तो वो महिला मंडल दल की अध्यक्ष थी, वो चुप हो गई। मैंने कहा 1 सेकंड आप मेरी बात सुन लो। तो मैंने बताया आप इसको जला दोगे ये मर जाएगा, लेकिन आपकी जमानत जो है हाई कोर्ट से पहले नहीं, और आप इस चीज़ को अभी का मत सोचो आप। और मैंने कहा ये एक इसमें इतनी दफ़ाएं हैं कि आप सारे के सारे लोग जो है कई सालों तक मतलब कोर्ट के चक्कर लगाते रहोगे। फॉरेस्ट एक्ट जिस तरीके से, हाँ, तो इस तरीके से मैंने समझाया है। और चौरास में भी आपको पता होगा, वहाँ पर भी वो महिला, उसकी तो अखबारों में भी तस्वीर छपी थी, जब वो मर गया, मरने के बाद भी वो मिट्टी का तेल लेके आ रही थी। इतना गुस्सा होता है लोगों इतना को, गुस्सा अपने उसके लोगों को। अंदर। वो रोती रोती आई, उसके हाथ में मिट्टी का तेल का डिब्बा था, उसने कहा मैं इसको जलाऊंगी। एक जगह हमने भिकिया सहन में उसको मार डाला नरभक्षी को। मारने के बाद लोगों ने क्या, उसको डंडों से बहुत ज़्यादा पीटना शुरू किया। अच्छा, तो मैंने उनसे कहा कि तुम मर जाओ। तो लोगों का बहुत ज़्यादा आक्रोश होता है, हम लोगों को प्रेशर बहुत होता है शिकार। किसी का बच्चा गया है, किसी की बीवी लेपर्ड ने मारी होती है, तो वो सब। हाँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और एक जगह मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ कि एक गांव में हम लोग सारी रात जगे थे और मैं सुबह सुबह पहुंचा, और मैं और मेरा साथी थे और हमने रात भर खाना नहीं खाया था। तो जंगलात वालों ने, जहाँ हम रुके थे एक स्कूल में, एक सन्नाटे वाली जगह में, तो उन्होंने हमारे लिए कुछ रोटियां रात की थी, उन्होंने कहा आप ये खाइए। तो मैंने जैसे ही पहला निवाला उसका रोटी का तोड़ा, एकदम से गांव से एक खबर आ गई कि साहब एक लेपर्ड यहाँ पे बैठा हुआ है। तो मैंने उस निवाले को वापस रख दिया। फॉरेस्ट वालों ने कहा कि आप रुक जाइए। मेरे साथी ने भी कहा कि भाई साहब, मैंने कहा नहीं, चलो अभी सीधे। तो हम लोग करीब 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके वहाँ पहुँचे। तो एक लेपर्ड जो है एक बड़ी सी चट्टान में गांव के ऊपर बैठा था और वो देख रहा था। सारे लोग नीचे जमा हो गए थे, लोग करीब उसे 100 मीटर की दूरी से देख रहे थे। तो उन्होंने कहा देखिए साहब, ये है गुलदार, ये नरभक्षी से आप मारिए। तो हमने उसे दूरबीन से देखा, मैंने कहा ये तो बहुत ही बड़ा लग रहा है। फिर मैं और जो मेरा साथी था, हमने दूरबीन एक तरफ रखी, हम कुछ और करीब चले गए, हम 50 मीटर और पैदल चल के, वो अपने वहाँ पर बैठा रहा चट्टान में। तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा नर था। हमें भी एक बड़े नर की तलाश थी, लेकिन ये वाला नर बहुत बड़ा था। तो जब मैं वहाँ से वापस आया तो मैंने लोगों से कहा कि साहब ये जो है, ये तो वो है ही नहीं जिसे हम तलाश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप गांव से जाएंगे नहीं, अगर ये नरभक्षी किसी को मार देगा तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। आप एक कागज़ में लिख के दीजिए कि ये गुलदार किसी को नहीं मारेगा, आप इसे मारिए। इस तरीके की प्रेशर पब्लिक से आता है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, ऐसा है कि आप बैठिए। गाँव का प्रधान था। मैंने कहा
पानी आप भी पीजिए, मुझे भी पिलाइए, लेकिन साथ में क्या है, मैं तो मार दूंगा इसको, लेकिन परमिट एक ही उसका मिलता है। ये मर जाएगा, असली वाला जो बचा हुआ है वो फिर किसी की जान लेगा, तो आपका परमिट भी खराब हो जाएगा। फिर उसका परमिट मंगाने में आपको, जब तक वो 1-2 लोगों को और नहीं मार लेता, परमिट मिलेगा नहीं। तो मैं किसी बेगुनाह को नहीं मारूंगा। तो खैर वो मेरी बात समझ गई, लेकिन उनका समझाने तो प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब कभी आपको एग्रेसिव गुस्से से भी निकलना पड़ा है जब आप कहीं गए हैं मेंटर की तलाश में और पब्लिक ने आप ही को घेर लिया, ऐसा भी कभी हुआ है? हाँ, ऐसी बहुत जगह होता है। जब ज़्यादा समय लग जाता है तो गाली गलौज बहुत लोगों ने करी। जैसे शाम को हम निकल रहे हैं तो पता चला आपसे कोई ऊपर है, शाम के समय में आपको पता है लोग शराब वराब भी पी लेते हैं, तो ऊपर से गालियाँ देनी शुरू करी, कैसे शिकारी ने अभी तक नहीं मारा है। हमारे पास बंदूक होती तो हम तो उसको मार देते। तो इस तरीके से गाँव वालों का प्रेशर होता है, गाली गलौज होती है। और आपको मैं एक किस्सा बताता हूँ, ये अल्मोड़ा की बात है। तो मुझे शायद 26 दिन हो गए थे, मैं नहीं मार पाया। मतलब वो जिसकी मुझे तलाश थी वो नहीं मुझे मिल रहा था, दूसरे तो दिख रहे थे। तो एक आदमी जो है वो स्कूटर में गांव में पहुंचा और उसने लाला जो था गांव की दुकान पर, उस लाला की ओर देखा। उसको मालूम था मैं खड़ा हूँ वहाँ से मुश्किल से 20 मीटर दूर कुछ लोगों के साथ में। तो उसने माँ बहन की गाली दी। उसने कहा वो कहाँ है वो शिकारी? उसको मालूम था कि मैं वहाँ खड़ा हूँ। तो वो जो है उसने वहाँ गाली वाली दी। फिर वो मेरी तरफ आया बड़ी तेजी से। उसने शराब भी पी रखी थी। एक आदमी था वो लंबा चौड़ा सा, वो मेरी तरफ आया। तो जब वो मेरी तरफ आया तो मैंने, क्योंकि मैं उसे जानता था, रोज देखता था, मैंने उसको नमस्कार कर दिया। तो जब मैंने उसे नमस्कार किया तो वो थोड़ा सा सक पका गया। सम्मान पाके उसने कहा तो वो सक पका गया। तो मेरे साथ जो गांव वाले थे वो मुझे वहां से ले गए। तो देखिए दो चीजें कि मैं उससे उस समय लड़ भी सकता था, और मुझे, क्योंकि मेरे पे किसी का प्रेशर नहीं था, मैं लड़ झगड़ के वहाँ से जा भी सकता था कि आप अपना जो भी है नरबख्शी, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, मैं एक अपने उससे कर रहा हूँ समाज सेवा के तौर पर। लेकिन मुझे उस गुस्से को पीना पड़ा, वो अपमान को सहना पड़ा। तो ऐसे कई किस्से आए। लेकिन मैंने उसी रात को 2:30 बजे उस नरबख्शी को मार दिया। वो 26वां दिन था और मैंने देखा वही आदमी जो कि मुझे गाली दे रहा था, उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे, सफ़ेद कमीज और सफ़ेद पैंट, सुबह भी उसने वही पहना था। और वो अपने घर की तरफ से पूरी तरह से उजाला नहीं हुआ था, वो अपनी एक पैंट का बेल्ट भी उसके ठीक से नहीं लगा था। जब उसे खबर लगी कि मार डाला है तो वो एक हाथ से अपनी पैंट संभालता हुआ और एक हाथ में उसके फूलों की माला थी। अरे वाह। तो वो शिकारी का स्वागत करने के हाँ, तो उसने तो यह है कि सब्र का फल हमेशा अच्छा भी। कभी जॉय वकील के दिमाग में ये भी आता है कि मैं क्यों जा रहा हूँ मारने, मुझे तो इस काम से पैसा भी नहीं मिलता, मैं अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने बताया भी जैसे कि 1-2 इंसिडेंट ऐसे हुए जब मौत बहुत करीब से गुजर गई थी। हाँ, ऐसा कई बार। तो देखिए शुरू में क्या हुआ कि शुरू में मुझे अपने आप को आजमाना था, और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई अच्छा आपका ये शौक होगा, तो ठीक है, उनका कहना भी सही है। लेकिन देखिए शौक तो आपका 2, 4, 5, 7 मार के पूरा हो जाता है, लेकिन अपना समय देना और समय के साथ उन हालातों में रहना एक जिसमें कि आप कई दिन कभी खाना भी नहीं खाते हैं, कभी पानी भी नहीं मिलता। आप जंगल में जा रहे हैं तो आप जंगल में जा रहे हैं तो जंगल में वैसे ही खतरा है, आप कई बार गिर के फिसल भी सकते हैं। वहाँ सांप कीड़े हैं और दूसरे जानवर हैं, भालू हैं। और मैं तो कई बार एक आध बार ऐसा भी हुआ मचान से फिसलते फिसलते बच गया। कभी पूरी रात सर्च चलती है। हाँ, तो वो देखिए रिस्क, तो वो शौक से वो हमारा काम जो है वो ऊपर जा चुका है। वो ऐसा है कि मुझे ये लगने लगा कि साहब कुछ काम करने के बाद कि शायद ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं भी जब वहाँ पे जाता हूँ शिकार करने के लिए तो कोई मैं ऐसा बिल्कुल तैयार होकर नहीं जाता हूँ कि मैं किसी को गोली मार दूँ। मैं एक सामान्य आदमी की तरह जाता हूँ, एक सामान्य सोच की तरह जाता हूँ। खाली ये सोचता हूँ कि भाई ये गुलदार का ये जो नरबख्शी है इसका व्यवहार किस तरीके से होगा, क्योंकि अलग अलग गुलदार का व्यवहार अलग अलग होगा। तो मैं अपने आप को वहाँ जाके मुझे बहुत ज़्यादा तैयार करना पड़ता, मोटिवेट करना पड़ता। तो वो मोटिवेशन मुझे कहाँ से मिलता है? जब लोग रोते हैं, जब मैं उन लाशों को देखता हूँ जो कि अधखाई लाशें बच्चों की हैं, औरतों की हैं। कई मतलब ऐसे भी परिवार थे जिसमें एक ही औरत काम करने वाली थी, जो बच्चों को भी देखती थी, सास ससुर को भी देखती थी, अपने जानवरों को भी देखती थी, उसको मारना उनका पूरा ख़त्म हो गया। तो वो सारा कुछ देखने के बाद मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ कि भाई मुझे इसलिए इसको मारना है, क्योंकि ये
अगर नहीं होगा तो ऐसे कई परिवार को ये मार डालेगा। तो जबकि मैं कई बार सोचता हूँ कि जब मैं आप नहीं जाऊँगा, लेकिन वो जब भी मुझे बुलाते तो मैं 12 बजे रात में, मैं ऐसा अकेला शिकार नहीं कि अगर मुझे 12 बजे भी फ़ोन आता है तो कहीं से कुमाऊँ से मैं 12 बजे ही चला जाता पैसा मिलता है इस काम का? हूँ। नहीं, पैसा नहीं मिलता। वन विभाग कुछ देता है, तेल पानी नहीं। का खर्चा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं देता है। तो आप यहाँ से और कुमाऊं तक अपनी गाड़ी का पेट्रोल फूंक कर सिर्फ इसलिए चल पड़ते हैं कि चलिए वहाँ कुछ बच्चों की जान गई है, वहाँ से गुलदार को हटाना जरूरी है। हाँ, वो मुझे ऐसा लगता है कि हालाँकि ऐसा देखिए होता नहीं है, दुनिया तो चलती रहती है, हर काम होते रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साहब शायद मेरी ज़रूरत है। और अभी के कुछ रेंजर हैं, पिछले कुछ साल जो कि आते समय कभी उन्होंने कहा हम आपको ज़्यादा तो नहीं दे पाएंगे जितना भी आपका खर्चा हुआ, लेकिन चलिए ये 5,000 रुपये आप वो अपनी जेब से कि हाँ, आपने हमारे काम हाँ, को आसान बना हाँ, दिया। तो कुछ ऐसे आजकल कुछ पिछले कुछ सालों से, और वो जो ऐसा है कुछ सब नहीं। तो पहले तो कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था, ये पिछले 2-3 साल से कुछ ऐसा